गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो के साम्यवाद के बारे में। ठीक है, तो जो प्लेटो का साम्यवाद था क्या? सबसे पहले प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की थी। ठीक है, कि आदर्श राज्य एक तरीके से होना कैसा चाहिए, राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, राजा किस व्यक्ति को राजा बनना चाहिए, उसकी जो प्रजा है वो कैसे होनी चाहिए, राजा के नियम क्या होने चाहिए। तो ये सब उसने कैसा सोचा था, ये सब उसके आदर्श राज्य की एक परिकल्पना थी। मतलब उसने अपने मन में ऐसा विचार किया था और अपनी पुस्तकों में, जो उनकी पुस्तक थी उसमें उन्होंने बताया था कि उनका आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले उनका जो आदर्श राज्य में उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट किसको माना, जस्टिस को माना। मतलब आदर्श राज्य में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पिलर एक बोल सकते वो क्या है, उनका जस्टिस है, न्याय है। ठीक है, तो न्याय कैसे होगा उसके लिए उन्होंने दो तरीके बताए थे। एक तो उन्होंने अपना शिक्षा का सिद्धांत दिया था कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, मतलब कि सभी व्यक्तियों को उन्होंने शिक्षा को अलग अलग वर्गों में बांटा था और जो उसकी शिक्षा थी वो मतलब बचपन से शुरू होकर 55 साल से तक चलती थी और सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए उसने सब अलग अलग तरीके की शिक्षा के बारे में व्यवस्था की थी। ठीक है, तो पहला तो उन्होंने शिक्षा का बताया था, उसके बाद दूसरा उन्होंने बताया था साम्यवाद। मतलब कि साम्यवाद की जो व्यवस्था है और शिक्षा की व्यवस्था, इन दोनों को उन्होंने बोला था कि इसके आधार पे क्या होगा, राज्य में जस्टिस होगा, न्याय होगा और जब न्याय होगा तभी कोई जो राज्य है वो कैसा बन पाएगा, आदर्श राज्य बन पाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्लेटो का साम्यवाद क्या था। ठीक है, तो साम्यवादी जो व्यवस्था थी वो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि प्लेटो ने साम्यवाद किसके लिए दिया था। ठीक है, उसने जो वर्ग था उसको 3 भागों में विभाजित किया था प्लेटो ने। तो उसके 3 वर्ग थे। जो शासक होता था, दूसरा सैनिक वर्ग, शासक वर्ग में कौन आता है, राजा। ठीक है, जो राजा है वो शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा था व्यापारी वर्ग। ठीक है, उसने क्या किया था, समाज को 3 भागों में बांट दिया था, 3 वर्गों में बांटा था। सबसे पहला शासक वर्ग जिसमें राजा स्वयं आता था, उसके बाद सैनिक वर्ग जिसमें उसके सैनिक आते थे, उसके बाद व्यापारी वर्ग आम जनता जो होती थी वो। तो उसने इन दो जो शासक वर्ग और सैनिक वर्गों को किसने इन दोनों वर्गों के लिए ही उसने साम्यवाद का सिद्धांत दिया है। ठीक है, किसको, इन दोनों वर्गों के लिए। व्यापारी वर्गों को इसने साम्यवाद से अलग रखा है। जो साम्यवाद की जो व्यवस्था की है उसने जो बताया है वो सिर्फ किसके लिए है, शासक वर्ग के लिए और सैनिक वर्ग के लिए। व्यापारी वर्ग को उसने साम्यवाद से क्या रखा है, अलग रखा है। अब साम्यवाद उसने 2 तरीके का साम्यवाद दिया था। ठीक है, साम्यवाद कितने तरीके का था, 2 तरीके का था। एक तो था संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा था परिवार का। ठीक है, क्या दिया था उसने, संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद। 2 तरीके की साम्यवादी व्यवस्था उसने बताई थी। किसके लिए बताई थी, ये अभिजन जो ये वर्ग होता है, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए। ठीक है, अब संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद होता क्या है, साम्यवाद की व्यवस्था उसने इसलिए की थी ताकि जो ये जो 2 वर्ग हैं ये क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था में। मतलब एक तो राजा और उसके सैनिक। ठीक है, तो इन दोनों को किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के लिए ये जो वर्ग हैं दोनों, ये भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो जाए, इन दोनों वर्गों को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के लिए ही उसने साम्यवाद की व्यवस्था दी थी। 2 तरीके का साम्यवाद बताया था, संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद। सबसे पहले संपत्ति का साम्यवाद ये था कि उसने बोला था कि ये दोनों वर्ग जो हैं अपने पास किसी भी प्रकार की संपत्ति का संरक्षण करके नहीं रखेंगे। मतलब सिर्फ उतनी ही संपत्ति रखेंगे जिससे उनकी जीवन की जो दैनिक जीवन की आवश्यकता है वो बस पूरी हो जाए। ना तो उनका खुद का कोई घर होगा, ना तो उनकी कोई खुद की संपत्ति होगी, ना तो उनके पास सोना चांदी, ये सब तो उसने बिल्कुल ही वर्जित बताया था। मतलब ये क्या करेंगे, सैनिकों की तरह डेरा डाल के रहेंगे, इनका खुद का कोई घर नहीं होगा, ना तो कोई संपत्ति होगी, जिससे क्या होगा,
कि इनके अंदर क्या नहीं आएगा, संपत्ति, इनको बिल्कुल ही इस संपत्ति से बिल्कुल ही हीन रखा है, जिससे ना तो इनके पास संपत्ति होगी और ना ही उसे ज्यादा अर्जित करने की इनमें भावनाएं आएंगी, ज्यादा संरक्षण करने की, क्योंकि अगर ये संपत्ति का संरक्षण करने में लग जाएंगे तो उसके हिसाब से ये क्या होगा, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे। फिर ये इनका जो मेन काम क्या है, प्रजा का हित करना या प्रजा की रक्षा करना या राज्य के बारे में सोचना, वो उससे हटके क्या सोचने लगेंगे, अपना संपत्ति के बारे में सोचने लगेंगे। तो संपत्ति से उनका ध्यान हटाने के लिए उसने वो क्या दिया था, संपत्ति का साम्यवाद दिया था। और राजा, उसमें प्लेटो ने अपना राज्य कैसा बताया था, फिलॉसफी का, मतलब कि जो उसका जो राजा होना चाहिए वो कैसा व्यक्ति होना चाहिए, बिल्कुल से ही जो विवेकशील हो, जिसमें क्या कहते हैं, सहानुभूति की भावना हो, सोचने विचारने की शक्ति हो, ठीक है। तो उसने एक ऐसे व्यक्ति को उसने राजा बनाया था, तो जिसका खुद का पास कोई संपत्ति नहीं होगी, ठीक है। लेकिन उसने जो व्यापारी वर्ग है उसको इससे संपत्ति के साम्यवाद से या अपने साम्यवाद के सिद्धांत से बिल्कुल अलग रखा है। इनको उन्होंने संपत्ति अर्जित करने की छूट दे रखी है, ठीक है। सिर्फ किसके लिए, क्योंकि ये है ये राजनीतिक व्यवस्था में कोई डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करते हैं। जो व्यापारी वर्ग है, जो आम जनता है, वो राजनीतिक व्यवस्था में कोई डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करती है, इसीलिए व्यापारी वर्ग को संपत्ति अब ये अपने साम्यवाद के सिद्धांत से उन्होंने बिल्कुल ही क्या रखा था, अलग रखा था। उसके बाद आता है उनका परिवार का साम्यवाद। जो परिवार का साम्यवाद है उसका इन्होंने क्या बताया था, ये भी उन्होंने सिर्फ किसके लिए दिया है, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए नहीं दिया। व्यापारी वर्ग को इससे छूट दी है। मतलब उन्होंने बोला था कि जो ये शासक वर्ग और सैनिक वर्ग होंगे, इन दोनों के अपना खुद का कोई परिवार नहीं होगा, ठीक है। अपना खुद का मतलब कि जो स्त्रियां होंगी वो सबकी होंगी और जो संतानें होंगी वो भी सबकी होंगी, ठीक है। मतलब ना तो किसी को पता होगा आपस में कि कौन हमारी संतान है, ना ही संतानों को पता होगा कि कौन हमारे माता पिता हैं, ना ही कोई किसी की जो स्त्री और पुरुष होंगे वो मतलब कि जीवन भर हमेशा साथ रहेंगे। मतलब एक पुरुष हमेशा एक ही स्त्री के साथ जीवन भर नहीं रहेगा और ऐसे मतलब वो हमेशा व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से साथ में नहीं रहेंगे। जो सारी जो स्त्रियां होंगी वो सभी की स्त्रियां होंगी, मतलब राजा और सैनिक सभी की होंगी, और जो उनसे जो उत्पन्न जो उनकी संतानें होंगी वो भी, उन्हें अगर स्त्रियां सभी की होंगी तो उन्हें ऑब्वियसली पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसकी संतान है, और ना ही संतानों को पता चल पाएगा कि कौन किसके माता पिता हैं। तो इससे क्या होगा, उनका ऐसा मानना था कि इनके जो एक मोह होता है किसी भी व्यक्ति का अपने परिवार के प्रति, अपने संतान या अपनी स्त्री के प्रति, वो क्या होगा, वो अगर वो भावना आ जाती है तो फिर उसके अंदर वो राज्य का अच्छी तरीके से वो क्या हो जाता है कि वो फिर सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचता है, वो राज्य के बारे में या आम जनता के हित के बारे में वो नहीं सोचते। उसका ऐसा सोचना था, तो इसीलिए उसने क्या किया था, उसने इनको परिवार से भी हीन कर दिया था। मतलब ना तो इनके पास अपनी कोई संपत्ति होगी, ना ही अपना कोई परिवार, संतान, स्त्री, कुछ भी नहीं होगा। मतलब लेकिन व्यापारी वर्ग को इसमें भी उसने छूट दी थी। तो लेकिन इनके जो संपत्ति का साम्यवाद था इसकी बहुत आलोचना भी हुई थी। मतलब संपत्ति और परिवार दोनों के साम्यवाद की इनकी आलोचना, साम्यवाद के सिद्धांत की ही आलोचना की थी कि संपत्ति का अगर साम्यवाद एक तरीके से, अगर उनकी खुद की संपत्ति नहीं होगी तो मतलब एक व्यक्ति के जीवन में कुछ सुख होता है, जो आर्थिक सुख भी होता है, तो वो उससे बिल्कुल हीन हो जाएंगे, उनके जीवन में कुछ भी नहीं रह जाएगा। दूसरा, उसका जो खुद का परिवार होता है, उसे खुद कुछ आवश्यकताएं होती हैं उसकी, जो परिवार से ही पूरी होती है, ठीक है, वो भी उसके एक व्यक्ति को वो सुख नहीं मिल पाएगा, तो वो मानसिक रूप से भी इतने अच्छे से अपना कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर सकता। दूसरा, अगर स्त्रियां हैं, वो एक स्त्री मतलब सारी स्त्रियां सबकी ही होंगी, तो एक तरीके से जो स्त्रियों की पवित्रता बोलते हैं वो भी नष्ट होने की एक वो बात बोली गई है कि ऐसा मतलब ऐसा भी है कि स्त्रियां अगर सबकी ही स्त्रियां रहेंगी तो फिर उनकी पवित्रता नहीं रह जाएगी, एक तरीके से ये भी बोला गया है। दूसरा, संतान की अगर बात करें, अगर एक मतलब संतान सबकी होगी, किसी को पता ही नहीं होगा कि ये मेरी संतान है, और संतानों को नहीं पता होगा कि ये मेरे माता पिता है, तो कोई भी उनका जो पालन पोषण अच्छे से नहीं करेगा, क्योंकि जो वस्तु सबकी होती है उसमें कोई अच्छे से ध्यान नहीं देता है उसके पालन पोषण में। तो अगर एक जो संतान है उनका जो पालन पोषण है वो इतनी अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक माता पिता ही संतान का पालन पोषण
खुद अपना समझ के बहुत अच्छे से उसका पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे लोग, उन्हें पता ही नहीं है कि कौन हमारी संतान है कौन नहीं है, तो वो इतने सारे संतानों का पालन पोषण उस इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, जिससे बच्चों की जो ग्रोथ होगी वो इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, उनका विकास इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा जो एक परिवार में रह के ही हो सकता है। तो इनके जो साम्यवाद का जो सिद्धांत है उसे बहुत ही क्रिटिसाइज भी किया गया है, लेकिन ये जो उनका आदर्श राज्य था ये और जो ये साम्यवादी व्यवस्था दी थी ये पूरी तरीके से यूटोपिया थी। यूटोपिया का मतलब होता है कल्पनाशील थी, ठीक है, उन्होंने ऐसा कल्पना में किया था, लेकिन ऐसा रेलिवेंट नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता इसका। इसीलिए जो और भी थिंकर्स थे, जो खुद इनके शिष्य थे अरस्तु, उन्होंने भी इनकी आलोचना की थी कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा होना और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो इन्होंने, लेकिन इनका साम्यवाद देने का एक रीज़न ये था कि जो ये शासक वर्ग और सैनिक वर्ग है ये किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो जाए और अपना पूरा फोकस और अपनी पूरी एनर्जी किसके लिए लगाएं, राज्य के लिए लगाएं। ठीक है, थैंक यू।